हाय फ्रेंड्स, मैं पृथ्वी सिंह। आज मैं ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहा हूँ, जो टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोफिलिसिटी। सबसे पहले सीखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते किसको है और ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये सीखते हैं। पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसको, इलेक्ट्रॉन पुअर, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और इस घटना को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो इलेक्ट्रॉन के देने की जो क्षमता है ना, इलेक्ट्रॉन की देने की जो क्षमता है ना, वह उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाता है। फिर देखिए क्या कैसे समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे है। बहुत सारे फैक्टर पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है। जैसे कि आप हिंड्रेंस पे, अगर हिंड्रेंस ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपना दे नहीं पाएगा, तो एक न्यूक्लियोफिलिसिटी हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा सॉल्वेंट पे। हाँ, एक चीज बताना चाहते हैं, सॉल्वेंट पे आने से पहले अगर किसी को सॉल्वेंट के बारे में अच्छे तरीका से नहीं पता है कि पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो मेरा आप लेक्चर नंबर 1 जाकर के पहले देख लें, उसके बाद यहाँ पे आए, ताकि आपको पूरे क्लियर तरीका से, अच्छे तरीका से इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर हिंड्रेंस, दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में भी कौन सा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस इन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको बता चुके हैं कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को दे रहा हो। जैसे आपको मैंने बता चुका है कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। अगर कोई भी न्यूक्लियोफिलिसिटी की न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन अगर H+ को दे तो उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर H+ के अलावा किसी और को दे तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक छोटा सा सीखने का बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या सीखना है पहले देखिए। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम समझ रहे हैं एक घोड़ा से। जैसे मान लीजिए कि रेस का घोड़ा होता है, जब उसको आप मैदान में डालते हैं तो जो रेस का घोड़ा जितना तेज दौड़ता है वो क्या होता है, एक अच्छा घोड़ा माना जाता है। ठीक उसी तरह जो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ठीक है, तो आज के बाद से जब भी आप न्यूक्लियोफाइल के बारे में सोचें तो ये जरूर सोचें कि अच्छा, न्यूक्लियोफाइल मतलब घोड़ा है और रेस का घोड़ा है, वो घोड़ा जो ज्यादा तेज दौड़ रहा है वो अच्छा घोड़ा कहलाता है। ठीक उसी प्रकार वो न्यूक्लियोफाइल जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे वो क्या होगा, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। मान लीजिए कि आप न्यूक्लियोफाइल को पानी में डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हम पहले बात करते हैं ग्रुप का, फिर मान लें उसके बाद बात करेंगे हम पीरियड में। तो मान लें कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लें CH3NH2- OH- F-, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। कैसे पहचाने आप न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज है। जो भी निगेटिव चार्ज दिखता है मतलब समझना पड़ता है कि वो न्यूक्लियोफाइल है। इसको क्या किया, हम पानी में ले करके डाल दिए। पानी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो पानी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सीख रहे हैं। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, उसमें भी किधर, लेफ्ट टू राइट, मतलब किसमें, पीरियड में। तो क्या किया कि हम पीरियड में जो भी न्यूक्लियोफाइल है ना उसको ले आकर पानी में डाल दिए। अब पानी में डालते ही कुछ घटना घटेगा, उस घटना को देखते हैं कि क्या घटना घट रहा है। आपको पता है कि आपको पता है कि किसी भी पीरियड में जब हम आपको लेफ्ट से जब राइट की तरफ आते हैं तो साइज क्या होता है, कम होता है। लेफ्ट से राइट की तरफ जब आते हैं तो साइज क्या होता है, कम होता है। रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो जब जैसे ही हम लेफ्ट से राइट अगर आते हैं, ठीक है, तो साइज कम होता है। तो इसको क्या किए थे आप, पानी में डाल चुके थे। पानी में डालते ही कुछ घटना घटेगा। देखिए, जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका सॉल्वेशन उतना ज्यादा होगा। आपको इस टॉपिक ये सॉल्वेंट के बारे में भी हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप जा करके पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो में आना। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से
इस न्यूक्लियोफाइल को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाले हैं तो क्या घटना घट रहा है फिर देखिए। जैसे मान लीजिए लेफ्ट टू राइट आते हैं, जब लेफ्ट टू राइट आएंगे तो साइज कम हो रहा है, और जिस साइज कम होता है तो क्या घटना घटता है, तो जिसका साइज जितना छोटा होता है ना, जिसका साइज जितना छोटा होता है ना, पानी का जो अट्रैक्शन होता है ना उतना ज्यादा होता है, और पानी इसको चारों तरफ से घेर देता है। जिसका साइज जितना छोटा होता है उसको पानी जो है ना चारों तरफ से घेर देता है। पानी चारों तरफ से घेर दिया तो उसका साइज क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। बड़ा मतलब बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है। और जिसका साइज बाहर में बड़ा होता है ना, पानी में जाने पर उतना बड़ा नहीं होता है जितना पहले हुआ था। तो ठीक देखिए, मान लिए आप यहाँ पे देखिए CH3 माइनस और F माइनस में कौन सबसे बड़ा साइज है, CH3 माइनस का। F माइनस का क्या है, F माइनस का साइज छोटा है। छोटा है तो इसका सॉल्वेशन क्या हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है। CH3 माइनस क्या है, CH3 माइनस क्या है, बड़ा है, तो इसका सॉल्वेशन कम हुआ है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या कंक्लूजन निकाल के हम दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपको मैंने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है रेस का घोड़ा, और रेस का घोड़ा वही अच्छा होता है जो तेज दौड़ता है। तो आप एक बात बताएंगे, जो यहाँ पे मोटा हो गया है, जिसका सॉल्वेशन अच्छे तरीके से हो गया है, उसका साइज बड़ा हो गया है, क्या वो मैदान में दौड़ पाएगा, कभी नहीं दौड़ पाएगा। कितना भी तेज करे दौड़ 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 दौड़, लेकिन दौड़ नहीं पाएगा। दौड़ अगर नहीं पाएगा तो क्या आपको लगता है कि वो अटैक कर पाएगा, कभी भी नहीं अटैक कर पाएगा। नहीं अटैक करने का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो जितना ज्यादा मतलब इसका सॉल्वेशन हो जाएगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। बड़ा साइज हो जाने से क्या होगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगा, ठीक है। और जिसका सॉल्वेशन कम हुआ है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से दे देगा। तो अब क्या सीख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी लेफ्ट टू राइट आते हैं किसी पीरियड में तो साइज आपका कम होता है, और साइज कम होने से उसका सॉल्वेशन ज्यादा हो जाता है, और सॉल्वेशन ज्यादा हो जाता है तो अपना जो न्यूक्लियोफाइल का जो देने का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाता है। तो क्या समझे, लेफ्ट टू राइट आने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, कम होगा। रीजन क्या है, क्योंकि उसका सॉल्वेशन ज्यादा हो गया है, ठीक है। रीजन क्या था, सॉल्वेशन ज्यादा हो गया। तो इसमें देखेंगे जब लेफ्ट राइट अब आएंगे अगर, तो उसमें सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन कहलाएगा, CH3 माइनस मोड F माइनस में कौन होगा, CH3 माइनस होगा। रीजन क्या है, इसका सॉल्वेशन कम है। सॉल्वेशन कम क्यों हुआ है, क्योंकि इसका साइज ज्यादा था। इसका सॉल्वेशन ज्यादा हो गया क्योंकि साइज इसका कम है, तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो पूछा जाए कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आने पर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है या कम होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी, ये तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हो गया, इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट और यूज कर लेते हैं, बेस का। सबसे पहले आप हमको बताइए बेस क्या होता है। बेस वही होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और आपको न्यूक्लियोफाइल और ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो मान लीजिए बेस का बात करते हैं, तो बेस कौन अच्छा होता है, जिसका मतलब बेस वही अच्छा होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। तो आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा इसमें। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, आपने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि बेस हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करता है, हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या देखें, आप जब बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो वो तो कर चुके हैं। अब बात करते हैं बेस में। जब CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, जब इसमें आप लेफ्ट राइट आएंगे तो EN क्या हो रहा है, EN आपका बढ़ रहा है। और जो EN अगर बड़ा इसका बढ़ रहा है तो उस पर जो निगेटिव चार्ज है ना ज्यादा स्टेबल है। रीजन होता है मोर EN मोर निगेटिव मोर स्टेबल। मान लीजिए यहाँ पे F माइनस है, यहाँ पे अगर निगेटिव रखा हुआ और CH3 माइनस है निगेटिव रखा हुआ है, तो मोर EN है, इसमें मोर निगेटिव है, मोर स्टेबल है, तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन है ना नहीं देना चाहेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन F माइनस अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। क्यों नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो मोर स्टेबल है। लेकिन CH3 माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्यों, क्योंकि लेस स्टेबल है। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे वो एक अच्छा बेस कहलाता है। तो CS यहाँ पे क्या देखना है, CH3 माइनस क्या है, एक अच्छा बेस है, और F माइनस क्या है, एक वीक बेस है, अच्छा बेस नहीं है। तो अब क्या देखना है, हम यही देख रहे हैं कि जब लेफ्ट टू राइट आने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ रहा है, और आपका लेफ्ट टू राइट आने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रहा है और बेस भी कम हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होने का रीजन क्या है, उसका रीजन है कि उसका सॉल्वेशन कम होने का रीजन, लेफ्ट राइट आने पे कम होने का रीजन क्या है, उसका सॉल्वेशन हो जाना, उसका साइज का बड़ा हो जाना। लेकिन बेस का रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या रीजन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जब लेफ्ट टू राइट आएंगे तो मोर ईएन आता है, अब मोर ईएन पर मोर निगेटिव मोर स्टेबल है, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन लेस ईएन वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए एक अच्छा बेस है। तो एक चीज ध्यान रखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लेफ्ट टू राइट आने पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, कम होता है। उसका रीजन क्या है, सॉल्वेशन। दूसरा बात बेस के बारे में करते हैं, जब भी लेफ्ट टू राइट आते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, मतलब बेसिसिटी कम होता है। उसका रीजन क्या है, ईएन। ठीक है, देखिए ठीक उसी को समझाया गया यहाँ पे। देखिए इसका सॉल्वेशन कम हुआ है, सॉल्वेशन कम हुआ है तो चार्ज डेंसिटी कम है, लेस सॉल्वेशन, साइज कम, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। जिसका साइज कम हो गया आसानी से, जो छोटा होगा पतला होगा वो आदमी तेज दौड़ सकता है, इसलिए एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक उसी तरह यहाँ पे मोर चार्ज डेंसिटी, मोर सॉल्वेशन, चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज। ये बात समझे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल का। न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे अच्छा किसका होगा, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। बेसिसिटी भी सेम होगा, रीजन ईएन है। तो क्या समझे, इन ए पीरियड बेटर न्यूक्लियोफाइल इज ए बेटर बेस, मतलब जो अच्छा बेस है ना, सॉरी वैसे भी कह सकते हैं जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना वो अच्छा बेस है। तो ये भी बोल सकते हैं जो अच्छा बेस है ना एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। किस में बोल रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, उसमें भी किस में, पीरियड में। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम का। टॉप टू बॉटम में क्या देखते हैं, देखिए जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब उसको साइज जब इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं NaF, NaCl, NaBr, NaI। जब पानी में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सॉरी पहले देखेंगे टॉप टू बॉटम आ रहा है तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब साइज इंक्रीज हो रहा है, जब उसको पानी में रख देंगे तो क्या होगा, सॉल्वेशन होगा। तो जिसका बाहर में साइज, जैसे पानी में डालने से पहले जिसका साइज छोटा होता है, पानी में जाने के बाद उतना मोटा हो जाता है, इन द सेंस उतना बड़ा हो जाता है। जैसे F माइनस बाहर बड़ा था और I माइनस बाहर में क्या था, सॉरी F माइनस बाहर छोटा था और I माइनस क्या था, बाहर में बड़ा था। जब पानी में डालेंगे ना तो F माइनस क्या है ना, जब पानी में डालेंगे तो F माइनस का क्या है, सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइज छोटा था, क्योंकि पानी ज्यादा घेर लेगा उसको। और मान लीजिए कि I माइनस को डालते हैं पानी में तो इसका भी सॉल्वेशन होगा, लेकिन F माइनस इतना नहीं होगा। तो जैसे देखिए F माइनस का सॉल्वेशन करके दिखाया गया है और I माइनस का भी सॉल्वेशन करके दिखाया गया है। तो क्या समझे इसमें, F माइनस का सॉल्वेशन ज्यादा हुआ मतलब इसका साइज बड़ा हो गया। अगर बड़ा हो गया तो क्या एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कभी क्या ये अच्छा घोड़ा बनेगा, एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी सेंटर बनेगा, कभी नहीं बन सकता। क्या रीजन है, क्योंकि तेज नहीं दौड़ पाएगा। तेज नहीं दौड़ पाएगा तो मतलब उसका मतलब क्या है कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। और I माइनस का सॉल्वेशन कम हुआ तो आसानी से दौड़ेगा और जीत जाएगा। तो अब क्या समझे, टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो सॉल्वेशन क्या होता है, कम होता है। रीजन क्या है कि साइज बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा कम सॉल्वेशन होगा उसका साइज उतना ही कम रहेगा और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। मतलब वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब आसानी से मतलब अटैक करेगा। तो देखिए तो टॉप टू बॉटम आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टॉप टू बॉटम जब आ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। रीजन क्या था, सॉल्वेशन। ठीक उसी तरह जैसे हम यहाँ पे बात किए हैं बेस का, ठीक उसी तरह यहाँ पे बात करते हैं बेस के बारे में। सबसे पहले बेस का मतलब बेसिसिटी के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले बेसिसिटी के बारे में ये बताना चाह रहा हूं मैं, एक अच्छा बेस वही होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे। लेकिन हम एक चीज और बता चुके हैं, बेसिसिटी में कभी भी हम मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में नहीं जानते हैं, साइज के बारे में नहीं देखते हैं, इसलिए हम इसमें सॉल्वेशन का कोई इफेक्ट नहीं देखेंगे। बेसिसिटी में डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से टेंस यूज करेंगे। जब मान लीजिए F माइनस और I माइनस में जब आते हैं और आप दिमाग लगाते हैं कि अरे इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, तो क्या देखेंगे आप, जैसे F माइनस है और I माइनस है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से देना चाहेगा। देखिए F माइनस है, इसका साइज क्या है, छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। F माइनस साइज में छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा। मान लीजिए F माइनस का साइज इतना है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे डेंसिटी है। लेकिन I माइनस का साइज बड़ा तो उसका डेंसिटी कुछ डिस्टेंस पे होगा, मतलब उसका डिस्पर्सन जो है ना दूर दूर होगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हम देना चाहते हैं तो इसमें देना चाहेंगे तो जो ज्यादा डेंस होगा ना वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, जो ज्यादा डेंस होगा ना वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। और जो मतलब डिस्पर्स होगा, चार्ज का डिस्पर्सन हो गया होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से नहीं दे पाएगा। तो ठीक है, उसी तरह बात करते हैं बेस में। F माइनस कंसंट्रेटेड चार्ज बहुत ज्यादा है, I माइनस का चार्ज डिस्पर्स हो चुका है, तो आसानी से कौन देगा, F माइनस देगा। I माइनस आसानी से
नहीं दे पाएगा। इसलिए जब टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जो अच्छा बेस होता है ना, वो F माइनस होता है, और वीक बेस कौन होता है? I माइनस होता है। ठीक है, तो कभी भी जब बेस का आंसर देना है, कभी भी जब बेसिक स्ट्रेंथ का या बेसिसिटी का या बेस का आंसर देना है, तो ध्यान रखना है कभी भी उसमें हिंड्रेंस नहीं यूज करना है, कभी भी सॉल्वेशन का इफेक्ट नहीं देखना है, नॉर्मल ट्रेंड देखना है। जैसे मान लीजिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ईएन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम होगी, तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिसिटी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो भी बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो कैसे कम हो रहा था? क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है ना, इसका कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड है, तो ये आसानी से देगा। ये निगेटिव चार्ज है ना, बड़ा I माइनस का बड़ा है यहाँ पे, तो ये दे नहीं पाएगा अच्छे से, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, डिस्पर्स है चार्ज, तो ये आसानी से नहीं दे पाएगा। इसलिए एक अच्छा बेस नहीं है, F माइनस एक अच्छा बेस है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में उल्टा है, क्योंकि जो बाहर में छोटा होगा, बाहर अंदर में आने में मोटा हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेशन हो जाता है। सॉल्वेशन में बड़ा हो गया तो दौड़ नहीं पाएगा, तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा। लेकिन I माइनस का सॉल्वेशन कम हुआ है, तो I माइनस का सॉल्वेशन कम होगा तो आसानी से दौड़ पाएगा, और जो आसानी से दौड़ पाएगा मतलब अच्छा रेस का घोड़ा है, और जितना अच्छा रेस का घोड़ा जो होता है ना, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे समझे। और मान लीजिए कि आपसे पूछे कि I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस में सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आप कैसे सोचेंगे कि I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस है, Cl माइनस है, F माइनस है? तो देखिए कैसे हम सोचना, कैसे जैसे एग्जाम में कैसे आप अटेंड करें किसी भी क्वेश्चन को। अच्छा हाँ, टॉप टू बॉटम पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बोल रहा है, अच्छा ठीक है। इसका मतलब कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब सॉल्वेशन का बात किया गया होगा। हाँ, जब टॉप तो फिर सोचेंगे कि अच्छा बाहर में जो छोटा था अंदर डालने पर उसका सॉल्वेशन ज्यादा हो गया होगा, मतलब वो बहुत बड़ा हो गया होगा। जो बड़ा हो गया होगा तो दौड़ नहीं पा रहा होगा, तो जब वो दौड़ नहीं पा रहा होगा तो क्या सोचेंगे कि मतलब वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब F माइनस बाहर में छोटा था तो अंदर में सॉल्वेशन ज्यादा हो गया था, तो दौड़ नहीं पा रहा था। तब देखेंगे कि अच्छा ऊपर से नीचे आता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो I माइनस के बारे में सोचेंगे, अच्छा I माइनस बाहर में बड़ा था, अंदर में जाकर के उतना सॉल्वेशन नहीं हुआ, मतलब F माइनस से कंपेयर में सॉल्वेशन कम हुआ है, मतलब साइज इसका छोटा है, मतलब ये आसानी से दौड़ पाएगा, और जो आसानी से दौड़ पाएगा मतलब एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इस तरह से दिमाग लगाकर इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब बेस के टर्म में, अच्छा बेस, हाँ भैया बताया था कि बेस में क्या है कि किसी प्रकार का सॉल्वेशन या कोई भी हिंड्रेंस नहीं देखते हैं, तो नॉर्मल ट्रेंड चलाएंगे। लेफ्ट टू राइट जब भी चलेंगे ना तो उसमें ईएन देख लेंगे, और जिसका ईएन ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और जिसका ईएन का होगा कम वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका मतलब जो ईएन कम वाला होगा वो अच्छा बेस होगा, मतलब यहाँ पे CH3 माइनस अच्छा बेस हो जाएगा। जब फिर सोचेंगे टॉप टू बॉटम, अच्छा इसमें कोई सॉल्वेशन इफेक्ट भी नहीं देखना, कोई हिंड्रेंस भी नहीं देखना है, अच्छा ठीक ठीक। तो इसका मतलब ठीक है, F माइनस है, मतलब चार्ज क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब जहां चार्ज ज्यादा है, डेंसली है, वो आसानी से दे पाएगा, तो दे देगा। और I माइनस में क्या देखेंगे, क्या अरे साइज इसका बड़ा है, साइज बड़ा होने से क्या हो रहा है कि मतलब चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है, तो आसानी से नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से बेस करना है। तो ध्यान क्या रखना है, किसी भी पीरियड में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वही बेस का होता है। जब किसी भी पीरियड में जब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वही उसका बेस का ऑर्डर होता है, और किसी भी ग्रुप में जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है उसका बेस का ऑर्डर होता है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से देखिए, आपको मैंने पूरा कोशिश किया है समझाने का। और फिर बात करते हैं अगले स्लाइड में। पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का बात किए थे, इसके बाद पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का बात करेंगे। हाँ, एक छोटा सा बात यहाँ पे आप ध्यान जरूर रखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो भी रिएजेंट होता है ना, उसका दो पार्ट होता है, एक कटान होता है, एक एनायन होता है। जैसे मान लिया हम यहाँ पे लिए थे, मान लिया यहाँ पे बात करते हैं NaF, NaCl, NaF, Br, Na है। तो इसमें हम क्या सोचना है, कैसे देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें सॉल्वेशन किसका किसका हो सकता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब आप किसी रिएजेंट को डालते हैं तो किसका किसका सॉल्वेशन हो सकता है, कटान का भी सॉल्वेशन हो सकता है, एनायन का भी सॉल्वेशन हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसमें बताया नहीं है क्योंकि इसमें हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी सेंटर के बारे में बताना था। बाकी सॉल्वेंट में हम बता चुके हैं, अगर नहीं समझ में आया तो सॉल्वेंट वाला टॉपिक जा करके जरूर देखें। ठीक है, बात करते हैं सेकंड स्लाइड में। थैंक यू। तो आइए हम सीखते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के दूसरे पार्ट में। पहला पार्ट में मैंने सीखा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट होता है, और दूसरा सीखेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर में जब सॉल्वेंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में
जो होता है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ना, जो भी किसी भी स्पीशीज के कटायन वाले पार्ट का भी सॉल्वेशन कर देता है, एनायन वाले पार्ट का भी सॉल्वेशन कर देता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसका करता है, सिर्फ कटायनिक पार्ट का सॉल्वेशन करता है, एनायनिक पार्ट का सॉल्वेशन नहीं कर पाता है। आपको मैंने पिछले वीडियो बता चुका है, और आपको अगर ये बात समझना है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, वहां समझ में आएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का तो मैंने बात कर चुका हूँ। उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये किसका सॉल्वेशन करता है, सिर्फ और सिर्फ कटायनिक पार्ट का। तो इसमें क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए पहले हम ग्रुप में लेते हैं, जैसे टॉप टू बॉटम आ रहा है, जैसे NaF NaCl। तो इसमें क्या सीख रहा है, हमने सीखा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कटायनिक पार्ट का सॉल्वेशन करता है। तो यहाँ पे किसका सॉल्वेशन करेगा, सोडियम का, सिर्फ इसका सॉल्वेशन करेगा। F - Cl - Br - I- का सॉल्वेशन नहीं होगा। तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए F - Cl - Br - I। इसमें आपको क्या देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी वो अच्छा होता है जो आसानी से मतलब अटैक करता है, मतलब जो बहुत तेज दौड़ता है, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। तो क्या आप बताइए कि F- में और I- में किसका साइज आपको छोटा लग रहा है, F- का या I- का? तो आप डेफिनेटली बोलेंगे F- का। क्यों बोले, क्योंकि इसका सॉल्वेशन नहीं हुआ, इसलिए F- का साइज बड़ा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जब भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आएगा उसमें F- क्या होगा, जीत जाएगा। क्यों जीत रहा है, क्योंकि F- का कोई सॉल्वेशन नहीं हुआ, इसलिए F- का साइज छोटा है, और जो जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही तेजी से दौड़ेगा, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो पोलर एप्रोटिक में आपको F- सबसे अच्छा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। I- बड़ा है, ये आसानी से नहीं दौड़ पाएगा, इसलिए I- एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा था पोलर प्रोटिक में, उसका सॉल्वेशन हो गया था। पोलर प्रोटिक में F- का सॉल्वेशन हो गया था, इसलिए इसका क्या हो रहा था, मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं था, क्योंकि सॉल्वेशन होकर साइज बड़ा हो गया था। ठीक है, तो हमने किस में सीखा, ग्रुप में। अब बात करते हैं पीरियड में। जैसे पीरियड में फिर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आता है CH4NH3H2O HF। तो अब क्या करते हैं, उसका एनायन वाला पार्ट लिखते हैं, क्योंकि एनायन वाला पार्ट ही बिहेव करता है किस चीज के लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो आपको तोड़ करके जब आप लिखते हैं तो CH- NH2- OH- F-। अब आपको हम बता चुके हैं कि ये घटना जो भी घट रहा है, किस में घट रहा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये किसका सॉल्वेशन करता है, कटायन वाले पार्ट का सॉल्वेशन करता है, एनायन वाले का नहीं करता। तो इसमें देखिए, इसमें किसी का सॉल्वेशन होगा क्या, किसी का भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एनायन वाला पार्ट है। तो इसमें क्या देखेंगे, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी देखिए। F- क्या है, पहले इसे देखिए, ये F है, ये संसार का सबसे ज्यादा ईएन रखने वाला एलिमेंट है, और इस पे जो निगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या आपको लगता है कि मोर ईएन पर मोर निगेटिव ज्यादा स्टेबल है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि F है, हाई ईएन रखने वाला, ये चाहता है कि हम पे इलेक्ट्रॉन रहे, हम नहीं देंगे किसी को। लेकिन CH3 है, ये अपने सर पे इतना सारा इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, ये कभी नहीं चाह, ये क्या चाहेगा कि इतना सारा इलेक्ट्रॉन भाई ले लो तुम, ताकि मेरा लोड क्या हो, कम हो। तो जो मोर ईएन वाला होता है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, इसलिए ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। लेकिन लेस ईएन वाला है ना, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देना चाहेगा। तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो आप क्या सीख रहे हैं जी, किसी भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो ये आप क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज। रीजन क्या है उसका, ईएन, क्योंकि मोर ईएन पे मोर नेगेटिव मोर स्टेबल, इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये लेस ईएन पे मोर नेगेटिव लेस स्टेबल, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा है। अब फाइनल, अब एक कंक्लूजन पे बात करते हैं, की पॉइंट। इस की पॉइंट से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या की पॉइंट है, पहले एक बार हम रिकैप कराते हैं, आपको पूरा रिकॉल कीजिए, ध्यान से सुनिए। जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा, वो कटायन और आयन का दोनों का सॉल्वेशन कर देता है। तो हम जब भी बात करते हैं तो सिर्फ एनायन का बात करते हैं। ध्यान रखिए, पहले हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रिकैप करवा रहे हैं आपको। जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा वो कटायन आयन दोनों का सॉल्वेशन करता है। लेकिन हम यहाँ पे एनायन के बारे में देखेंगे, क्योंकि एनायन ही जो होता है सो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो एनायन का यहाँ पे सॉल्वेशन हो जाएगा, एनायन का सॉल्वेशन हो जाएगा, तो जो बाहर में जितना ज्यादा छोटा रहा होगा, अंदर में आने के बाद उसका सॉल्वेशन उतना ज्यादा हो गया होगा, और जितना ज्यादा सॉल्वेशन हो गया होगा वो पानी में तेज नहीं दौड़ पा रहा होगा, और जो जितना ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाएगा वो एक खराब न्यूक्लियोफाइल होगा। और जो बाहर बड़ा था और पानी में जाने पर उतना बड़ा नहीं हुआ जितना F- का साइज बड़ा है, इसका मतलब F- साइज कम है I- का, तो उसका साइज क्या हुआ है, छोटा है। तो पानी में क्या करेगा, वो आसानी से दौड़ेगा,
और तेज से दौड़ेगा और एक अपना अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि आपको जब भी न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता चुका हूँ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आया तो घोड़ा को सोचना है, और जो अच्छा घोड़ा जितना तेज दौड़ता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो पोलर प्रोटिक में क्या देखेंगे, F- और I- में सॉल्वेशन सबसे ज्यादा किसका हुआ है, F- का। तो F- एक खराब न्यूक्लियोफाइल है, I- का सॉल्वेशन कम हुआ है, तो I- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक उसी तरह बात करते हैं, अब बात करते हैं किसमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन दोनों का सॉल्वेशन करता है। हमको क्या सॉरी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन का सॉल्वेशन करता है, एनायन का नहीं करता है। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एनायन वाला पार्ट चाहिए, लेकिन एनायन का तो कोई सॉल्वेशन नहीं हो रहा है। तो इसका नॉर्मल इफेक्ट देखेंगे। क्या इफेक्ट देखेंगे, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगा एटम का, साइज एटम का बढ़ेगा, किसी भी साइज एटम का बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा आपको तो क्या लग रहा है, जब भी साइज एटम का बढ़ेगा तो आपको जब भी टॉप टू बॉटम आएंगे तो किसी भी एटम का साइज, हाँ किसी भी एटम का साइज बढ़ेगा। इसमें देखिए तो आपको क्या लगता है, F- और I- में कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, F- देगा। रीजन क्या था उसका, क्योंकि F- के चार्ज के पास चार्ज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था और उसका सॉल्वेशन नहीं हुआ था, वो आसानी से दे देगा। लेकिन I- क्या है, उसका सॉल्वेशन तो देखना ही नहीं था, नॉर्मल ट्रेंड देखना था। I- का साइज बड़ा है तो चार्ज का डिस्पर्सन हो चुका है, ठीक है। और इसमें देखेंगे क्या कि I- का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, ये तेज नहीं दौड़ पाएगा। और F- का साइज छोटा है, ये आसानी से दौड़ लेगा। तो जिसका साइज छोटा होगा जितना, वो आसानी से दौड़ लेगा। तो जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो उसमें साइज देखेंगे, जब लेफ्ट टू राइट आएंगे तो उसमें EN देखेंगे। अब उसी तरह बात करते थे पीरियड में सिर्फ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कैटायन तो देखना नहीं है, एनायन का कोई सॉल्वेशन तो होता नहीं है। तो जो लेस ईएन वाला होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो मोर ईएन वाला होगा वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। कि मोर ईएन पे मोर नेगेटिव मोर स्टेबल होता है। और इसी रिका को देखिए, आई रिका पे इसको समझते हैं। जब भी लेफ्ट टू राइट आएंगे तो मतलब क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा कम हो रहा है। आप चाहे आप देखेंगे जब भी हम समझाएं ये आपको पोलर प्रोटिक हो चाहे पोलर एप्रोटिक हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा क्या होगा, कम होगा। लेकिन बात करते हैं फिर टॉप टू बॉटम में, तो टॉप टू बॉटम में थोड़ा सा उल्टा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इंक्रीज हो रहा है, रीजन क्या था, सॉल्वेशन। लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका सॉल्वेशन ही नहीं हुआ है। जो बड़ा साइज है तो बड़ा ही है, और जो छोटा है वो छोटा ही है, और जो जितना ज्यादा छोटा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ध्यान इसमें रखना है। अब बात करते हैं बेसिसिटी में। आपको बेसिसिटी में मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ। उस बेसिक स्ट्रेंथ में किसी प्रकार का आपको हिंड्रेंस नहीं देखना है, ना कोई सॉल्वेशन देखना है। नॉर्मल जो ट्रेन है, लेफ्ट टू राइट आने पे EN देखते हैं, टॉप टू बॉटम आने पे साइज देखते हैं। तो जब लेफ्ट टू राइट आएंगे तो EN बढ़ता है, और जब EN बढ़ेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, इसलिए वो एक अच्छा बेस, जो लेफ्ट राइट आने पे जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेसिसिटी कम होगा। जैसे इसमें क्या होगा, CH3- एक अच्छा बेस होगा और F- एक खराब बेस होगा। रीजन क्या था, EN। जब टॉप टू बॉटम आते हैं F- का साइज क्या है, छोटा है, और I- साइज क्या है, बड़ा है। I- साइज अगर बड़ा है तो चार्ज का डिस्पर्सन जो है ना बहुत दूर दूर है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लेकिन F- का क्या है, F- का चार्ज जो है ना, उसका क्या है, F- का चार्ज जो कंसंट्रेटेड है, तो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। इसलिए जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो बेसिसिटी क्या होता है, आपका बेसिसिटी डिक्रीज करता है। तो याद रहने का बेसिसिटी डिक्रीज और बेसिसिटी, तो लेफ्ट टू राइट आने में बेसिसिटी डिक्रीज और टॉप टू बॉटम में आने पे भी बेसिसिटी डिक्रीज। बच्चों जब भी जहां भी पढ़ाई करें आप इस ना की पॉइंट को आप चिपका दें, और ये ध्यान रखें, जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से इसके बाद से हम जब जब शुरू करेंगे, फिर NAR, तो SN1 SN2 जब मैकेनिज्म हम पढ़ाएंगे आपको ना, तो वहाँ पे इस घटना का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सवाल जो आपको बताया, इसके बाद इस पर कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 2 4 5 आपको बताते हैं। देखिए बस अगले स्लाइड में। तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पहले एक छोटा सा बात, जब भी आप लेफ्ट टू राइट आइए ना तो CH3 को जिताइए। कभी भी लेफ्ट टू राइट आइए तो CH3 को जिताइए। जब टॉप टू बॉटम आइए तो हमेशा I- जिताइए। एक ट्रिक दे रहे हैं, जुगाड़ दे रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो लेफ्ट टू राइट आने में क्या करना है, हमेशा CH3 को जिताना, मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। और जब भी टॉप टू बॉटम आइए तो I- जिताइए, मतलब I- से अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। एक जगह ध्यान रखना है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, कब, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में लेफ्ट टू राइट आने पे तो आपको कम तो होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, CH3- हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जब टॉप टू बॉटम आएगा ना तो F- वहां पे जीत जाता है। तो क्या देखना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमेशा CH3- को जिताना है और I- को जिताना है। मतलब CH3- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा और I- अपना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा।
अपने पीरियड में और अपने ग्रुप में। जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आएगा तो पीरियड में जो नॉर्मल ट्रेंड था कि CH3 माइनस अच्छा है तो हमेशा अच्छा ही है, लेकिन ग्रुप में क्या करते हैं उसमें हमेशा F माइनस जीत जाता है। तो F माइनस कब जीत रहा है? मात्र एक जगह, कब? जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आ रहा था, उसमें कब? जब टॉप टू बॉटम आ रहे थे। लेफ्ट राइट में तो कोई डिफरेंट नहीं रहता, जो पोलर प्रोटिक का था वही पोलर एप्रोटिक का था। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही था। आइए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटीज का और बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, बोला कि CH3 माइनस F माइनस में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो क्या ध्यान रखना है, क्या इसमें लिखा हुआ है क्या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है? क्या इसमें लिख रहा है क्या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है? कुछ भी नहीं दिया हो तो हमेशा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मान करके सॉल्व करते हैं। क्या मान के सॉल्व करेंगे? मानते हैं, मान लेते हैं क्या अपने मन से, क्या मानेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इससे ही आंसर देंगे। अगर नहीं दिया हो तो, अगर दिया हो तो अच्छी बात है। तो CH3 माइनस और F माइनस में अच्छा कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? हम आपको बताएं, चाहे पोलर प्रोटिक हो चाहे पोलर एप्रोटिक हो, लेफ्ट राइट आने पे हमेशा CH3 माइनस जीतेगा। तो हमेशा CH3 माइनस जिता दीजिए। CH3 माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा F माइनस से। रीजन आपको पहले बताया जा चुका है। अब मान लें बेसिसिटी का पूछ रहा है। बेसिसिटी में क्या बोले थे? इसमें कोई सॉल्वेशन नहीं देखना है। इसमें क्या देखेंगे? EN। F माइनस एक अच्छा F माइनस क्या है? मोड EN है। F क्या है? मोड EN है, उस पर निगेटिव मोड स्टेबल है। तो अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? कभी नहीं देना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा तो अच्छा बेस नहीं होगा। तो इसका मतलब CH3 माइनस में जीत गया। ठीक है, अब बात करते हैं RS और RO माइनस। मतलब R तो सेम है, R दोनों में कॉमन है। S और O में देखिए, जब किसका बात कर रहे हैं? पीरियड का। नहीं दिया है तो पोलर प्रोटिक मानेंगे। इसका मतलब O माइनस का भी सॉल्वेशन हुआ है, S माइनस का भी सॉल्वेशन हुआ है। O माइनस का ज्यादा सॉल्वेशन हुआ है और सॉल्वेशन ज्यादा हुआ है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो इसका मतलब RS माइनस का सॉल्वेशन कम हुआ तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरफ यहाँ पर है, तो ये जीत गया। वही बेसिसिटी की बात करते हैं। तो बेसिसिटी तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि O माइनस और S माइनस में कौन सा अच्छा है? S माइनस। और O माइनस में अच्छा बेस कौन है? O माइनस है। क्यों अच्छा बेस है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये अच्छा बेस है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आयन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है नॉर्मल, तो आप कैसे सोचेंगे? इसको आयन के फॉर्म में तोड़ लीजिए, OH माइनस S माइनस T माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल पूछा है। इसका मतलब क्या है? टॉप टू बॉटम आ रहा है, मतलब किस में? ग्रुप में। नहीं दिए, नहीं कुछ बोले तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानना है। तो ऑक्सीजन का सॉल्वेशन ज्यादा होगा, T का कम होगा। तो जिसका सॉल्वेशन कम होगा वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो सबसे ज्यादा सॉल्वेशन O का, उससे कम इसका, इससे कम इसका। तो सॉल्वेशन कम तो साइज कम, तो अच्छा तेज दौड़ पाएगा, तो इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका ऑर्डर ये होगा। ठीक है, H2O, H2S, H2T, इसका बेसिसिटी पूछ रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिसिटी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। उसी तरह करेंगे, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो चार्ज का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से। तो डिस्पर्स हो गया चार्ज, तो अच्छा बेस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, वो दे देगा। तो इसका सॉरी उल्टा बोला गया। ओ पर इसका हाँ सही है, चार्ज का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो आसानी से दे देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चार्ज का कंसंट्रेशन दूर दूर फैला हुआ है तो आसानी से नहीं देगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका। कभी भी किसी भी स्पीसीज का बात करते हैं, खुद का मान ली कोई अकेला स्पीसीज है, वो अकेला स्पीसीज जब भी आएगा तो उसका जो कंजुगेट होता है ना, कोई अकेला स्पीसीज है उसका कंजुगेट जो होता है ना, वो अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी सेंटर होता है। कोई भी, जब जैसे मान लिया आप लिखा हुआ है निगेटिव चार्ज इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन इस कंजुगेट। जैसे मान लिया कि कोई पानी है, इसका कंजुगेट बनाएंगे तो क्या बनेगा? H प्लस OH माइनस। तो इसका कंजुगेट OH माइनस और H2O कंजुगेट कौन सा है? OH माइनस है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। आपको मैं बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जब न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं तो उसमें निगेटिव चार्ज वाला सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, उससे कम होता है जिसका लोन पेयर वाला होता है, उससे भी कम होता है जो नॉन पोलर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसमें क्या है? निगेटिव चार्ज वाला तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ये भी निगेटिव चार्ज वाला अच्छा, ये निगेटिव वाला अच्छा, क्योंकि अपने कंजुगेट से। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। मान लीजिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी तो आप दे पाएंगे, कम है तो आप दे नहीं पाएंगे। तो क्या समझे? मान लीजिए पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड ऑन चार्ज मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए RO माइनस, RCOO माइनस, और ये मतलब, और इसका RSOO, इसका मतलब इसका ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या, कैसे सोचेंगे कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? देखिए, एक ऑक्सीजन अपना सर पे, अकेला एक ऑक्सीजन सर पे माइनस चार्ज को होल्ड करके रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो ऑक्सीजन एक निगेटिव चार्ज को मतलब बंटवारा करके रखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो क्या समझेंगे? पार्शियल
निगेटिव आधा आधा बांट के चार्ज क्या हो जाएगा, आधा आधा चार्ज होगा, मतलब अकेला ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, चार्ज का डिस्पर्सन हो गया। अगर चार्ज का डिस्पर्सन हो गया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना कम चाहेगा, क्योंकि चार्ज का डिस्पर्सन हो गया है, चार्ज ही कम हो गया। तो चार्ज अगर कम हो गया है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होता है जिसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे चार्ज ही आप कम कर दिए, इलेक्ट्रॉन ही कम कर दिए, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल सेंटर नहीं बनेगा। इसलिए ये सबसे अच्छा उससे कम ये है, क्योंकि चार्ज का क्या हुआ, डिस्पर्सन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, रेजोनेंस। यहाँ रीजन क्या था, ये रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ पे रेजोनेंस एक बार हुआ, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है। जैसे एक बार यहाँ आता तो यहाँ टूट जाएगा, हो सकता है ये यहाँ है तो यहाँ टूट जाए। तो देखिए ऑक्सीजन का ट्रांसफर तीन जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक ऑक्सीजन पे, ईच ऑक्सीजन पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर ईच ऑक्सीजन पे मैग्नीट्यूड कम हो गया तो अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी सेंटर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो देख लिए कि चार्ज जिस पर जितना ज्यादा होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चार्ज का मतलब शेयरिंग हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, चार्ज कम ही हो रहा है, तो इसके कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो रहा है। फिर बात करते हैं, देखिए हमने आपको बता चुका है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कभी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है हमेशा हिंड्रेंस पे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन नहीं कर रहा था। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हिंड्रेंस पे भी डिपेंड कर रहा था, सॉल्वेशन पे भी डिपेंड कर रहा था। तो मान लीजिए कि अगर किसी चीज का हिंड्रेंस ज्यादा है, जैसे मान लिया हम इलेक्ट्रॉन देने गए और सामने वाले के पास बल्कि ग्रुप है, हम देने गए, इतना ना ज्यादा रिपल्सन हुआ कि हम वहां से निकल लिए, हम दे नहीं पाए। तो मान लिया हम दे नहीं पाए तो हम अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगर हम दे देते तो हम अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो किस बेसिस पे डिपेंड कर रहा है, अगर मेरा साइज मान लीजिए कि बहुत बड़ा है, साइज मेरा बहुत बड़ा है, और हम गया रेस में दौड़ने के लिए, मान लीजिए मेरा दोस्त है उसका साइज छोटा है, वो गया रेस में दौड़ने के लिए, तो कौन जीतेगा, मेरा दोस्त जीतेगा। क्यों जीतेगा, क्योंकि वो पतला है और हम मोटा है। तो जो पतला होगा ना, जो छोटा होगा ना, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो जीतेगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे CH3O- में, CH3CH CHO- में, इसमें सबसे छोटा साइज किसका है, इसका है, इसलिए ये आसानी से जीत जाएगा। ठीक है, और ये सबसे कम, क्योंकि सबसे बड़ा साइज है तो आसानी से नहीं दौड़ पाएगा, अब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे पाएगा। ठीक है, ठीक सॉल्वेशन के केस में भी सही बता चुके हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी एक से ज्यादा, अगर आपके पास रिएक्शन से एक से ज्यादा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो तो ये अच्छी बात है। आप एक सेंटर से नहीं दिए तो दूसरे सेंटर से भी इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो क्या कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा किसी भी स्पीशीज के पास एक से ज्यादा का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो तो एक अच्छा बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, अमोनिया है, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, मतलब ये भी लोन पर अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी लोन पर अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो कौन ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउडनेस बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए H2O2, इसमें क्या है, यहाँ पे भी देगा और यहाँ पे भी लोन पे बैठा हुआ ये भी दे देगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक ही देगा। तो इसमें दो देने वाला न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसलिए इसका ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हम आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत धांसू टॉपिक आपको जो बताएं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।